भारत के इस वक्त इलेक्शन और उसमें कौन कहां पर खड़ा है। ये रिपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट्री पब्लिश हुई है DW पर, डोचे वेले, जो कि जर्मन पब्लिक ब्रॉडकास्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मोदी के मुकाबले में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नज़र नहीं आ रहा इंडिया के अंदर, और ये सिचुएशन, ये खबर हमारे लिए अच्छी नहीं है। लेकिन इसमें कि जो स्टार्ट होता है इस रिपोर्ट का, उसमें वो कहते हैं कि जो इंडिया का इलेक्शन है, द बिगेस्ट इलेक्शन एवर, दुनिया का सबसे बड़ा ये इलेक्शन है, एंड इट्स लाइकली टू बी डेमोक्रेटिक, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बट एवरीवन नोज हु इज गोइंग टू विन। उनका ये कहना है कि सबको ये पता है कि कौन जीतेगा या कौन जीतने वाला है। दुनिया को ये विश्वास है कि भारत के चुनाव नतीजे क्या आने वाले हैं, आश्वस्त है। और इसलिए मुझे जून महीने के इनविटेशन आगे पड़े हैं, अगस्त के हैं, अक्टूबर के हैं, सितंबर के हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में मौजूद लोगों का ये कहना था कि देयर इज नो ऑल्टरनेट, नजर नहीं आ रहा है ऐसा कि कोई अच्छा। फिर उसमें उन्होंने कुछ ऐसे क्लिप्स चलाए नरेंद्र मोदी साहब के, जिसमें उन्होंने कहा कि जब आजादी के 100 साल जो हैं वो मनाएगा, 2047 की उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। ये जो उनकी एक कैंपेन है उसकी बात की जा रही है। तो जनाब, उनका जो है वो ये कहना ये है कि जो उस वक्त ऑल्टरनेट नहीं था लोगों के पास, तो वो अभी तक नहीं है, अभी भी नहीं है। यानी जो नजर ऐसा आता है कि ये जो है ये अगली हुकूमत बीजेपी को ही मिलेगी, और नरेंद्र मोदी साहब जो है वही, जो उसके अंदर एनालिस्ट हैं और जो उसके अंदर रिसर्चर्स हैं, उनका ये कहना था कि हालांकि उसके अंदर इकोनॉमी पे बड़ी बात हुई, इकोनॉमी पे जो बड़े जबरदस्त स्टेप्स लिए गए वहां पर ये तक बताया गया कि देखिए, अगर पर कैपिटा इनकम देखे तो उसमें तो कहीं नहीं है ना, भारत बहुत पीछे है पर कैपिटा इनकम। चाइना की और इसके अलावा दूसरे कंट्रीज की आप मिसाल लें, खैर उसमें भी कोई इतनी ज्यादा वो तरक्की नहीं की, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज जो अब इसमें भी पीछे हैं, और भारत ने पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अभी बहुत आगे जाना है। लेकिन इसके बावजूद जो इकोनॉमी में कर दिखाया है उसको भी कोई बीट नहीं कर पा रहा, नहीं कर सकेगा। तो वो जो एक भारत है उसको बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग भारत जो है वो उन्होंने बनाकर दिखाया, और इसके अंदर लोग जो है इसको इंडोर्स करते हैं और इंडोर्स कर रहे हैं। यही वजह है कि उनका ये कहना है कि इसमें कोई ऑल्टरनेट नजर नहीं आ रहा। इस साल जितने भी ममालिक में इंतखाबात हो रहे हैं उसमें सबसे बड़े दुनिया में इंतखाबात भारत में शुरू हो चुके हैं, और इसके ऊपर हम भी नज़र रखेंगे आने वाले दिनों में। बट इसके नतीजे में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ख़ासकर पाकिस्तान और भारत की रिलेशनशिप के ऊपर। दो बड़ी पार्टीज़ कांग्रेस और बीजेपी, इस दफ़ा भी इन्हीं दोनों में से एक और बीजेपी के ज़्यादा इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। क्या समझती हैं, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? पोल्स जो अभी तक आ रहे हैं इंडिया में, उसमें तो यही लग रहा है कि बीजेपी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है और वो जीत जाएगी। अगर बीजेपी हुकूमत बना लेती है और एक कंफर्टेबल, उनका बल्कि इस बार नारा भी यही है कि अब की बार 400 से पार, मतलब कि वो चाह रहे हैं कि उनको 2/3 मेजॉरिटी मिले। मुझे कोई खास बेहतरी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में अगर बीजेपी हुकूमत बनाती है कोई खास नजर नहीं आती, इसलिए क्योंकि मेरी राय में इंडिया के पास इतना बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त इंगेज करे। हाँ, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड ममालिक हैं तो थोड़ी बहुत लिमिटेड इंगेजमेंट तो रखनी ही पड़ती है, लेकिन एज सच कोई इतना बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं है। शायद हमारा बड़ा ज्यादा इंसेंटिव है क्योंकि हम मईशत के हवाले से देखते हैं, ट्रेड के हवाले। हमने देखा है हाल ही में वज़रा ने कुछ इशारे भी दिए हैं इस तरफ, खासकर इसहाक डार जैसे देख ले। भट्टी साहब, आपकी क्या चीज अलीना, बस मैं एक लाइन ऐड कर दूं आप, बल्कि अभी जब इंतखाबात चल भी रहे थे, उनकी मुहिम चल रही थी इंडिया में, तो हमने देखा कि नरेंद्र मोदी का भी बड़े अग्रेसिव किस्म के बयान आ रहे थे पाकिस्तान के बारे में कि हम वहां पे घुस के मारेंगे दहशतगर्दों को। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी जाके टीवी पे इस किस्म के बयानात दिए, और ये सिर्फ बयानात नहीं थे, अब तो रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि इस किस्म की उनकी स्ट्रेटजी रही है इंडिया की। अच्छा, इंतखाबात के माहौल में तो इस तरह के हमने देखा बयान होते ही हैं। एजाज, आपसे सवाल, लेकिन क्या आपको लगता है इंतखाबात के बाद जब चीज़ें ज़्यादा सेटल डाउन होंगी, हुकूमत आ जाएगी, तो बेहतरी हो सकती है कुछ? पहली बात तो यह है कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जब पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान ने किसी भी हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट को पाकिस्तान का वीज़ा नहीं दिया, और कोई हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं उनको कवर नहीं कर पाए। और बतौर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं हिंदुस्तान के इंतखाबात को कवर कर सकूं, लेकिन ये अलमिया देखिए
कि हम हिंदुस्तान नहीं जा सकेंगे। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर हमने वीज़ा नहीं दिया तो ज़ाहिर वो भी वो अपने हाथ में लिए हुए हैं कि हम वीज़ा नहीं देंगे। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो इन इंतखाबात के बाद मौजूद है। वो इसलिए इन इंतखाबात के बाद मौजूद है कि जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो अपना टेक्निकली आखिरी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और लग ये रहा है कि शायद वो ही अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो उनकी कोशिश ये होगी, बहुत सारे उनके इर्द गिर्द के लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उनके करीबी दोस्त हैं, वो वहाँ पे मीडिया पे भी बात कर रहे हैं कि वो अपने आखिरी इलेक्शन के दौरान जो आखिरी टेन्योर है वो हिंदुस्तान के जो बड़े इश्यूज हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे ताकि लेगेसी अपनी अच्छी छोड़ के जा सके और हिंदुस्तान को इस रीजन में एक वाइब्रेंट मुल्क के तौर पर छोड़ जाए। मैं समझता हूं कि बिल्कुल मौजूद है। अच्छा, मौजूद है। ठीक है जी, मज़हर साहब आप कहिएगा सर, क्या समझते हैं, क्या कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है इंतखाबात के बाद या एटलीस्ट कुछ बर्फ पिघल सकती है? देखिए, मुझे तो ये खदशा है और ख़तरा है कि ये सेकुलर इंडिया का आखिरी इलेक्शन है और इसके बाद हालात बेहतर होने नहीं जा रहे बल्कि ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं। अगर क्योंकि बज़ाहिर मोदी के मुकाबले में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नज़र नहीं आ रहा इंडिया के अंदर, और ये सिचुएशन, ये खबर हमारे लिए अच्छी नहीं है। देखें, इस वक्त आपके पाकिस्तान के अंदर ये फैशन बन चुका है कि हर सियासतदान जो उठता है मिसाल भारत की देता है। ये इसमें कुछ, मौलाना फजलुर रहमान ने अगले दिन मिसाल दी है भारत की तरक्की की, लेकिन करके दिखाओ वैसे जिस तरह वो नेशनलिस्ट है। देखें नेशनलिज्म, मोदी साहब का कैरेक्टर देखें, नेशनलिज्म देखें उसके अंदर। लोगों ने हिम्मत की, इसमें कोई शक नहीं, तालीम उन्होंने हासिल की, लेकिन नेशनलिज्म दिया उन्होंने। मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास को, भारत को उन्होंने एक तो लफ्ज भारत प्रमोट किया उन्होंने और फिर उसके बाद उन्होंने नेशनलिज्म दिया है। इसकी कोई मिसाल है। और मैं भी यही कहता हूं, पाकिस्तान, कोई भी कंट्री, नेशंस ओनली थ्राइव और राइज विद नेशनलिज्म। जब तक आपके अंदर प्राइड नहीं होगी कि मैं अपने खित्ते को आगे लेके चलूंगा, उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमारा अलमिया यही है कि हमारे अंदर नेशनलिज्म नहीं, हमें पता ही नहीं है हम हैं कौन। 2014 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व विजय और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के साथ ही भारत तमाम समस्याओं और चुनौतियों के बाद भी तेजी से बदलाव की ओर अग्रसर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वर्किंग स्टाइल और आम जन से जुड़ने की कला ने देशवासियों का दिल जीतने में अद्भुत सफलता हासिल की है। पीएम मोदी अपने प्रत्येक संबोधन में देश की हर छोटी बड़ी सफलता का श्रेय 130 करोड़ भारतीयों को देते हैं। मोदी जी के लीडरशिप में आज देश और समाज जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां विकास की गति को बल न मिल रहा हो। कोरोना कालखंड हो या फिर यूक्रेन संकट या फिर अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी पर, हर जगह भारत की विदेश नीति की कुशल छाप दुनिया में देखी जा रही है। आज दुनिया में भारत की पहचान मांगने वाले में नहीं बल्कि देने वाले में बन रही है। पीएम मोदी व उनकी सरकार का हर छोटा से छोटा निर्णय देश के गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए समर्पित रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि मोदी सरकार में अब तक जितने भी योजनाएं आई है वो समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए बनी है।